हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंडियन पिनल कोड 1860। इंडियन पिनल कोड 1860 एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, यू विल लव इट, यू विल लव इट, मजा आ जाएगा। मैं पहले इस चैप्टर का एक बेस क्लियर कर देता हूँ कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पहले तो एक चीज क्लियर हो रही है, देखो इंडियन पिनल कोड है। पहले तो मैं इस एक्ट के नाम पे बात, शब्द पे फर्क समझता हूं। पीनल वर्ड बना पेनल्टी से, कि एक ऐसा लॉ जहां पे आपको पेनल्टी दी जाएगी। और ये कोड जो है ना, कोड कोड इज नथिंग बट एक्ट, एक्ट ही है। लेकिन कोड और एक्ट में क्या फर्क होता है मैं तुम्हें समझा देता हूं। जैसे एक चीज तुमने कभी सुना होगा, इंडिया में कोड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, है ना। जैसे ये तुम्हें इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहां कोड है, कुछ जगह पे एक्ट लिखा होता है। अब एक्ट और कोड में क्या फर्क होता है मैं पहले ये समझा देता हूं। देखो, एक्ट आपको पता है कैसे बनता है, पार्लियामेंट के रूट से। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, देन उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से। एक बार वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देते हैं, कंसेंट मींस उसके ऊपर साइन कर देते हैं, तब वो बिल एक्ट बन जाता है। और बिल का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट लॉ। तो एक ड्राफ्ट में लॉ रेडी किया जाता है, उसे हम बिल बोलते हैं। और उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, लोकसभा राज्यसभा से, देन प्रेसिडेंट अपने साइन करते हैं, तो वो बिल एक्ट बन जाता है। तो सेम कोड भी वैसे ही बनता है, कोड भी एक्ट ही है। कोड भी अपने आप में क्या है, एक्ट ही है। ये भी सेम रूप से बनता है, लेकिन इसको हम नाम कोड क्यों दे रहे हैं, एक्ट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि कोड इज अ कंसोलिडेटिंग लॉ। कोड क्या होता है, कंसोलिडेटिंग लॉ। ये अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता, ये कुछ लॉ को जोड़ के बनता है, कुछ लॉ को जोड़ के बनता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको रिप्लेस करके कंपनी एक्ट 2013 आया। तो एक ही एक्ट है, उस एक एक्ट को हटाकर नया एक्ट बनाया गया, तो हम एक्ट यूज कर रहे हैं। एक लॉ को हटाकर नया लॉ बनाया जा रहा है, तो हम एक्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर कई सारे लॉ को जोड़कर एक नया लॉ बनाया जाता, तो हम कोड वर्ड यूज करते हैं। एग्जांपल लेके बात करते हैं, जब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, तो आईबीसी जब आया, तो उसके अंदर हमारे से आईबीसी आने से पहले, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने से पहले, इंडिया में एक एक्ट होता था सीका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए, वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए, सिक कंपनीज इसको हम बोलते हैं ना, कि वो कंपनियां जो बीमार है, फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए एक लॉ था इंडिया में, उसको हटा दिया गया, है ना। उसके अलावा कंपनी लॉ में वॉलंटरी वाइंडिंग अप और कंपलसरी वाइंडिंग अप दो तरीके की होती थी, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोविजन को हटा दिया गया। इंडिया में इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इंडिविजुअल्स हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गई, उनके लिए इंसॉल्वेंसी के अलग लॉ थे, उन लॉस को हटा दिया गया। इंडिया में एलएलपी है, एलएलपी की इंसॉल्वेंसी के लिए अलग से लॉ थे, उन एलएलपी को एक्ट को नहीं हटाया, लेकिन उसके इंसॉल्वेंसी के लॉस को हटा दिया गया, वो भी आईबीसी में कवर कर दिया। और इन सारे लॉस को जोड़ के एक ही लॉ बनाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जो हर तरीके की इंसॉल्वेंसी को देखेगा। इसका मतलब जब हम कोड वर्ड बोलते हैं, तो वो कई सारे लॉ को जोड़ के बनता है। और जब कोई एक लॉ हटकर दूसरा लॉ उसके रिप्लेस पे आता है, तो हम एक्ट वर्ड यूज करते हैं। तो कंपनी एक्ट हम क्यों बोलते थे, क्योंकि वो 1956 वाला, क्योंकि वो कंपनी लॉ के बदले नया कंपनी लॉ आ गया। लेकिन जब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, तो वो उसमें कई सारे लॉ में उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा। जैसे कंपनी लॉ एबॉलिश नहीं हुआ, लेकिन इंपैक्ट पड़ा। एलएलपी एक्ट एबॉलिश नहीं हुआ, लेकिन इंपैक्ट पड़ा। लेकिन सीका एक्ट मैंने तो बताया एबॉलिश हो गया। एक प्रेसिडेंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट था, वो एबॉलिश हो गया। तो जो इंडिविजुअल्स को लेकर इंसॉल्वेंसी के लॉ थे, जो पार्टनरशिप को लेकर इंसॉल्वेंसी के लॉ थे, वो सब एबॉलिश हो गए, है ना। और कुछ लॉ पे चेंजेस आ गए, उन सबको जोड़कर एक नया लॉ बनाया गया, आईबीसी। तो तब वर्ड आया कोड। अदरवाइज कोड भी सेम रूट से ही बनता है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होगा, प्रेसिडेंट साइन देंगे, एक्ट बन जाएगा। इसका मतलब कोड बनाने का रूट सेम ही है, बस कोड वर्ड कब यूज करते हैं, कोड इज अ कंसोलिडेटिंग लॉ, कई लॉ को जोड़ के बनाएंगे तो कोड वर्ड यूज करेंगे। सिंगल लॉ होगा तो उसको रिप्लेस करके बनाएंगे तो एक्ट वर्ड यूज करेंगे। लेकिन कोड को पास करने का तरीका और एक्ट को पास करने का रूट सेम है। अच्छा, एक इंडियन पिनल कोड जो है, तो वो मैंने तुम्हें बताया कि क्या है, ये क्रिमिनल, ये क्या है, एक ऐसा लॉ है जहां पे पेनल्टी दी जाती है। पेनल्टी किस, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, किस चीज की पेनल्टी लगेगी, क्राइम की या ऑफेंस की। आपने कोई गुनाह करा है, कोई अपराध करा है, तो उसकी पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर इस लॉ के अंदर, उस लॉ के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड। अच्छा, एक चीज क्लियर हो रही है, 1860 मींस आजादी से भी पहले का है, आजादी से भी पहले का है। इंडिया आजाद कब हुआ था, 1947 में। तो और ये कब बनाया गया, 1860 में। तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था इसको, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था इंडिया के अंदर, और तब से लेकर आज तक चल रहा है, और इसको लोग इंडिया अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ऑल्दो 1860 का समय और आज के समय में बहुत फर्क है, तो टाइम टू टाइम इस लॉ में अमेंडमेंट आती गई, लेकिन स्टिल मेजरली जो स्ट्रक्चर है वो आज भी कहाँ का है, 1860 से चलता आ रहा है इंडिया के अंदर लॉ। अच्छा, एक चीज समझने वाली है कि ये दो लॉ ना एक साथ चलते हैं। एक लॉ है इंडियन पिनल कोड, और एक लॉ होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
इसको हम शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में सीआरपीसी बोलते हैं। ये दोनों लॉ रेड टुगेदर होते हैं। क्या होते हैं? रेड टुगेदर होते हैं, हमेशा इकट्ठे पढ़े जाते हैं, हमेशा इकट्ठे पढ़े जाते हैं। दिस इज अ पीनल लॉ, इसे हम एक सब्सटैंटिव लॉ भी बोलते हैं। दिस इज अ सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉ। अब ये सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है अभी समझाऊंगा। एंड दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ। वो सब्सटैंटिव लॉ है और ये प्रोसीजरल लॉ है। दोनों में फर्क क्या है? सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या फर्क होता है मैं समझाता हूं। अच्छा, किसी चीज का गुनाह क्या है और उस गुनाह की सजा कितनी है, वो सब आईपीसी में लिखी हुई है। वो सजा किस तरीके से दी जाएगी वो सब सीआरपीसी में दी हुई है। तो सब्सटैंटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो आपके राइट्स और लाइबिलिटीज बताता है, जो आपके राइट्स और लाइबिलिटीज बताता है। और प्रोसीजरल लॉ एक ऐसा होता है जो प्रोसीजर बताता है कि ये काम कैसे होगा। मान लो आपने कोई अपराध करा है, मान लो आपने मर्डर करा है, तो क्या वो मर्डर ऑफेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो आईपीसी में लिखा है। और अगर वो मर्डर ऑफेंस माना जाएगा तो उसकी कितनी सजा मिलेगी, ये भी आईपीसी में लिखा है। लेकिन वो सजा किस तरीके से देनी है, अगर उसको फांसी देनी है तो किस तरीके से देनी है, अगर उसको किसी और तरीके की सजा देनी है तो किस तरीके से देनी है, वो प्रोसीजर सारा सीआरपीसी में लिखा है। तो फर्क समझ आया? तो इसका मतलब किसी चीज का गुनाह है या नहीं है, और उसे मतलब उस चीज को ऑफेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो आईपीसी में लिखा है। और मानने के बाद उसकी कितनी पेनल्टी देनी चाहिए, कितनी सजा देनी चाहिए, उस ऑफेंस की कितनी सजा देनी चाहिए, ये भी आईपीसी में लिखा है। लेकिन उस सजा का किस तरीके से देनी है, उसका प्रोसीजर कहां लिखा हुआ है? सीआरपीसी के अंदर लिखा हुआ है। उसका प्रोसीजर कहां लिखा हुआ है? सीआरपीसी के अंदर लिखा हुआ है। तो इसे सब्सटैंटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो राइट और लाइबिलिटी बताता है। राइट और लाइबिलिटी क्या बताता है मैंने समझा दिया। राइट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो है कि आपका गुनाह क्या है, उसकी सजा कितनी मिलेगी, अगर सजा बता दी कितनी मिलेगी तो वो लाइबिलिटी है आपकी। तो राइट और लाइबिलिटी ये बताता है, उसकी प्रोसीजर क्या होगा, कहां पर लिखा हुआ है? सीआरपीसी में। तो दोनों लॉ राइट टुगेदर होते हैं, दोनों राइट टुगेदर होते हैं। और एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज बताऊं तुम्हारे को, एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज, पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर क्राइम शब्द को डिफाइन ही नहीं करा। इंडियन पिनल कोड के अंदर क्राइम वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया गया, क्राइम वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया गया। मैंने तो बताया ना कि क्राइम्स के ऊपर ये लॉ लग रहा है, और क्राइम क्या होता है वो कह रहा है कि क्राइम वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया गया पूरे इंडियन पिनल कोड में। अब क्राइम क्या होता है फिर? जब देखो, जब कोई चीज का लॉ में डिफाइन नहीं किया जाता तो हम जनरल डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? जनरली डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं। और डिक्शनरी मीनिंग क्या है अभी तुम्हारे को पढ़ाऊंगा। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या है क्राइम का? इट इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय इंडिविजुअल इन सोसाइटी। कुछ भी तरीके का अगर आप गलत काम कर रहे हो समाज में तो वो क्राइम है, तो वो क्राइम है। तो अगर देखो, अगर लॉ में कोई शब्द डिफाइन नहीं होगा तो आप डिक्शनरी मीनिंग लोगे, और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अच्छा कोई बंदा कुछ गलत काम करता है तो हम क्या बोलते हैं? उसने क्राइम कर दिया। तो वो कह रहा है इट इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। तो अगर आप समाज के अंदर कुछ भी गलत तरीके काम कर रहे हो तो वो क्राइम है। तो ये डिक्शनरी मीनिंग है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट मीनिंग एज पर लॉ, क्योंकि एज पर लॉ इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग क्राइम वर्ड डिफाइन है ही नहीं, क्राइम वर्ड डिफाइन है ही नहीं। लेकिन 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 समझने वाली चीज क्या है? क्राइम वर्ड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड अंडर आईपीसी। आईपीसी में क्राइम वर्ड डिफाइन नहीं है। लेकिन अब डिक्शनरी मीनिंग लेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग में तुम्हें बता ही दिया। और वो ये भी कहता है साथ में, इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि ऑल्दो क्राइम वर्ड डिफाइन नहीं है लेकिन डिक्शनरी मीनिंग लेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि जो क्राइम है ना, वो हो सकता है कि वो टुडे क्राइम हो, आज क्राइम हो, लेकिन फ्यूचर में क्राइम ना हो, फ्यूचर में क्राइम ना हो। या उल्टा हो सकता है, आज क्राइम हो फ्यूचर में ना हो। या उल्टा हो सकता है कि वो टुडे क्राइम ना हो, आज जब आप वो चीज कर रहे हो तब वो क्राइम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्राइम बन जाए, माना जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है। देखो, दो पॉसिबिलिटी होती है। कोई चीज ऐसी है कि जो आपने कोई ऐसा अपराध करा है जो आज क्राइम नहीं है, हो सकता है वो फ्यूचर में माना जाए। और कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आज क्राइम है लेकिन हो सकता है वो फ्यूचर में ना माना जाए। मैं दोनों के एग्जाम्पल लेके बात करता हूं। समय के हिसाब से ना चीजें बदलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में ये जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर लोग आते हैं, लड़का लड़की एक साथ शादी से पहले रहते हैं एक साथ, है ना। या आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर जो गे लोग होते हैं,
तो आप लोगों का इतना तो आप मैच्योर हो, तो आप लोगों ने एक चीज कभी नोटिस करी हो कि ये सब चीजें जो इनका रिलेशनशिप होता था कि दो आदमी आदमी भी आपस में रिलेशन रख सकते हैं, पहले सब लीगल नहीं थी, लेकिन ये चीजें बाद में लीगल कर दी गई। लिव इन रिलेशनशिप पहले लीगल नहीं था, ऑल्दो अभी भी वो पूरी तरह लीगल नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर उसे लीगल डिक्लेयर कर, जैसे महाराष्ट्र में उसे लीगल डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ स्टेट के अंदर अभी भी लीगल डिक्लेयर नहीं किया, स्टेट वाइज कंसेप्ट है, लेकिन मेजरली इसको ऑलमोस्ट हर स्टेट ने लीगल डिक्लेयर कर दिया। मतलब वरना मगर पहले तो क्या होता था, शादी से पहले लड़का लड़की साथ रह नहीं सकते थे, लेकिन अब रह लेते हैं। पहले लिव इन रिलेशन को लीगल नहीं मानते, लेकिन अब मान लेते हैं। इसका मतलब ये पहले क्राइम, आज क्राइम होता था, लेकिन फ्यूचर में अब ये क्राइम नहीं रहा। मतलब अगर टुडे का मतलब है कि आज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो पहले कभी किसी जमाने में क्राइम था, लेकिन अब ये क्राइम नहीं रहा। और कोई चीज ऐसी है जो अब क्राइम नहीं है लेकिन फ्यूचर में आकर बन गई, जो मतलब अब का मतलब है जो पहले कभी क्राइम नहीं थी लेकिन अब बन गई। इसका एग्जांपल लेके अगर मैं बात करूं तो मान लो, इसका भी एग्जांपल लेके बात करते हैं। प्लास्टिक बैग्स है या स्पिटिंग ऑन रोड है, स्पिटिंग ऑन रोड, थूकना, रोड पे थूकना। इसको हम बहुत पहले की अगर हम बात करें तो इसको पहले क्राइम नहीं मानते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था लोगों को, लोग आज भी थूक देते हैं। लेकिन आपको पता होगा स्पिटिंग क्राइम है, सजा लगेगी उसके ऊपर। वो अलग बात है कि पकड़े कैसे जाएंगे, इंडिया इतना एडवांस नहीं है कि कैमरे लगे हैं जगह जगह कि जिसने थूका उसको पकड़ लो, है ना, जिसने रोड गंदी करी उसको पकड़ लो। ऑल तो कितने सारे मेजर्स लिए जाते हैं, आपने देखा होगा जमुना को, जमुना के अंदर लोग गंदा गंदे अपने सामान से फेंक जाते हैं, ऊपर से प्लास्टिक बॉटल्स फेंक देते हैं, तो पीछे सरकार ने लॉ भी बनाया था कि जो भी बंदा जमुना में कोई भी चीज ऊपर से फेंकेगा तो 5,000 रुपए का क्राइम फाइन लगेगा, लेकिन लोग बाज ही नहीं आते, ढीठ है, फेंकते हैं। अब समझने वाली चीज ये है कि कोई चीज ऐसी जो आज क्राइम नहीं थी लेकिन फ्यूचर में क्राइम बन गई। तो पहले प्लास्टिक बैग्स आसानी से खरीदे बेचे जाते, लेकिन आपको पता है आज के दिन में प्लास्टिक बैग्स बैन है, स्टिल अभी भी आपको दुकानों पे इलीगल तरीके से कुछ ना कुछ छुपके छुपके वो दे देगा तुम्हारे को। और सेम ऐसे स्पिटिंग और रोड रोड पे थूकना पहले क्राइम नहीं था लेकिन अब माना जाता है। तो कोई चीज ऐसी है जो पहले क्राइम नहीं थी लेकिन अब मानी जाती है, इसको अब को मैं फ्यूचर मान रहा हूँ, मतलब टुडे को मतलब मैं पास्ट मान रहा हूँ, या ऐसे ऐसे को टुडे की जगह पास्ट कर लो। कोई चीज ऐसी जो पास्ट में क्राइम नहीं थी लेकिन अब फ्यूचर में क्राइम मानी जा रही है, लेकिन और इसको फ्यूचर की जगह टुडे कर लो, लेकिन आज वो क्राइम मानी जाती है। सेम ऐसे कोई चीज, टुडे कर लो इसको। तो दो बातें हुई, कोई चीज पास्ट में क्राइम थी लेकिन अब नहीं मानी जाती। एग्जांपल मैंने डिविनेशन बताया, पहले होता था लेकिन अब नहीं माना जाता। जो दो गे आपस में लड़के लड़के रिलेशनशिप रखते हैं तो पहले माना जाता लेकिन अब, पहले इलीगल माना था लेकिन अब नहीं माना जाता। सेम ऐसे कोई चीज पहले क्राइम होती लेकिन अब नहीं होती, जैसे एग्जांपल प्लास्टिक बैग, स्पिटिंग और रोड, ये सब पहले होते लेकिन अब नहीं माने जाते, मतलब पहले नहीं होते लेकिन अब माने जाते हैं। तो क्राइम ऐसा होता है कि सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करता है और समय के हिसाब से भी वेरी करता है, कि कोई चीज पहले थी अब नहीं है, कोई चीज पहले नहीं थी अब है, ये भी वेरी करता है। अच्छा, सोसाइटी टू सोसाइटी क्या वेरी करता है? कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो आपको लगते हैं कि ये गलत है, आपके हिसाब से गलत है, लेकिन उसे लॉ गलत नहीं मानता। जैसे तुमने देखा होगा कुछ रिलीजन्स के अंदर, कुछ रिलीजन्स के अंदर एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, मतलब उनकी बलि दी जाती है। तो कुछ लोगों को जो आस पड़ोस में रहते हैं जो उस रिलीजन के नहीं है उनको बुरा लगता है, लेकिन अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग देखो तो लॉ कोई बुरा नहीं मनाता उसके अंदर कि भाई वो उनके रिलीजन का पार्ट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि क्राइम की ना एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन है ही नहीं, वो समय के हिसाब से भी बदलता है, वो हालात के हिसाब से भी बदलता है, तो वो केस टू केस वेरी होता है, केस टू केस वेरी होता है, देखा जाता है कि वो क्राइम माना जाएगा या नहीं, है ना। जैसे मैं तो बताया कि रिलीजन वाला एग्जांपल दिया मैंने कि क्राइम रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, किसी रिलीजन में जब एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते हैं तो आसपास के लोगों के हिसाब से उनको बुरा लग रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गलत है, उनके हिसाब से वो क्राइम है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम नहीं है, उसे लॉ क्राइम नहीं मानता तो सजा नहीं मिलेगी। तो ले दे के समझने वाली चीज ये कि क्राइम, पहली बात तो इंडियन पिनल कोड में डिफाइन नहीं है, तो हमने एक जनरल डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग लिया। दूसरी चीज कि कोई चीज ऐसी है कि जो पहले कभी क्राइम नहीं थी लेकिन अब मानी आती है, पहले क्राइम थी अब नहीं मानी आती, ऐसा भी होता है। और कोई चीज ऐसी होती है कि जो हमें क्राइम लगती है लेकिन क्राइम उसे लॉ नहीं मानता, ऐसा भी होता है ना। ये सब चीजें केस टू केस वेरी करती है। अच्छा, क्राइम वर्ड तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन इंडियन पिनल कोड का एक सेक्शन 40 है, आईपीसी का क्या है, एक सेक्शन 40 है, वो ये बोलता है कि क्राइम वर्ड तो डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर इस एक्ट के अंदर, अगर इस कोड के अंदर, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज करी है, आपने कोई भी ऐसी चीज करी है, आपने कोई ऐसा एक्ट करा है जो कि पनिशेबल अंडर दिस कोड है,
जिसकी वजह से आपको इस कोड में सजा मिल रही है, तो वो ऑफेंस माना जाएगा, जो कि पनिशेबल अंडर दिस कोड है, तो वो क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। तो इन्होंने क्राइम वर्ड को डिफाइन नहीं करा, ऑल्दो क्राइम और ऑफेंस एक ही चीज मानते हैं हम जनरली, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्राइम वर्ड को ऑल्दो डिफाइन नहीं किया, ऑल्दो क्राइम और ऑफेंस में फर्क होता है, डिटेल में आगे बात करूंगा, लेकिन क्राइम और ऑफेंस को जनरली हम सेम मानते हैं, लेकिन इसमें भी फर्क होता है, आगे जाके बात करूंगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऑल्दो इस कोड के अंदर क्राइम वर्ड डिफाइन नहीं है, लेकिन इस कोड के अंदर ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 40 के अंदर ये लिखा हुआ है कि ऑल्दो क्राइम वर्ड डिफाइन नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा चीज करते हो, एक्ट मींस कोई भी अगर आप ऐसी चीज करते हो जो कि इस कोड में लिखा हुआ है कि ये गलत है और आपको सजा मिलेगी, तो उसे हम ऑफेंस मानेंगे, उसे हम ऑफेंस मानेंगे। मतलब वो गलत तभी आपको सजा मिल रही है, तो इस कोड में अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिसके लिए आपको सजा मिल रही है, तो वो क्या है, ऑफेंस है। तो वो क्या है, ऑफेंस है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक इंडियन पिनल कोड का एक बेस बनवा दिया। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं, तो और चीजें भी निकल के आएंगी, समझेंगे क्या है। बुक से इसका बेस रेडी करते हैं। तो अब पढ़ो गाइस बुक से, देखो कहता है क्राइम इज अ सोशल फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, हिंदी में बोले तो घटना। तो कह रहा है क्राइम एक ऐसी घटना है जो समाज में होती रहती है। क्राइम एक ऐसी घटना है जो समाज में होती रहती है। आगे, इट इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। में तो बताई दिया कि सब क्राइम क्या है, एक रॉन्ग है जो इंडिविजुअल कमिट करता है सोसाइटी के अंदर। इट अराइजेस फर्स्ट व्हेन अ स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, पीपल सेट अप रूल्स, द ब्रेकिंग ऑफ विच इज कॉल्ड क्राइम। लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्राइम कब होता है, जब एक स्टेट ऑर्गेनाइज वे में काम करती है, वहां पे एक रूल्स बनते हैं और जब आप उन रूल को तोड़ते हो तो क्राइम। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी चीज को गुनाह कब मानोगे, क्राइम कब मानोगे कि आपने अपराध करा है? आप तब मानोगे कि जब उस चीज को करने के लिए आपको मनाही की गई हो। अगर उस चीज को करने के लिए आपको कोई मनाही नहीं की गई और आप कर रहे हो, तो फिर तो लॉ ही साइलेंट है ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो वो ये कह रहा है क्राइम कब माना जाता है, जब कोई रूल बना हुआ है या कोई लॉ बना हुआ है और आप उसको ब्रीच कर रहे हो, आप उसको ब्रीच कर रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो, तब वो क्राइम माना जाता है। लेकिन अगर कोई लॉ ही नहीं है, कोई क्राइम, आप कुछ बना ही नहीं हुआ, उस चीज को लेकर लॉ ही साइलेंट है, तो आप उसको तोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप उसको तोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर वो क्राइम नहीं है, फिर वो क्राइम नहीं है ना। तो अब इसको पढ़ो। तो कह रहा है कि मेनली क्राइम कब होता है कि इट अराइजेस व्हेन अ फर्स्ट स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मींस एक स्टेट अच्छे तरीके से चल रही है, वहां पे कोई कायदे कानून है। देखो एक होता है गांव देहात, गांव देहात में क्या होता है कि वहां पे कोई कायदे कानून, बहुत सारी जगहों पे तुमने देखे होंगे, जैसे गांव में रेड लाइट नहीं होती है ना, बहुत सारे छोटे छोटे गांव के अंदर रेड लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां के लोगों को पता ही नहीं होगा कि रेड लाइट पे रुकना है, रेड लाइट अगर कभी रेड लाइट हो जाएगी तो रुकना है। लेकिन अगर नॉर्मल स्टेट की बात करें तुम्हारे मेरे इधर की, तो अगर हम दिल्ली स्टेट में रह रहे हैं, किसी बड़ी स्टेट में रह रहे हैं, किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो आपको पता है कि नॉर्मली रेड लाइट है तो मतलब रुकना है, ग्रीन लाइट है तो मतलब चलना है। तो इसका मतलब एक लॉ है जो हमें पता है कि हमें फॉलो करना है, और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्राइम है, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्राइम है। इसका मतलब सीधी सी भाषा में, जब कोई चीज ऑर्गेनाइज हो जाती है और उसके लिए लॉ बना दिए जाते हैं और उस लॉ को अगर आप तोड़ते हो तो वो क्राइम है। तो वो क्या है, क्राइम। लॉ रेगुलेट्स द सोशल इंटरेस्ट, आर्बिट्रेट्स कंफ्लिक्टिंग क्लेम एंड डिमांड। अच्छा, आर्बिट्रेट कंफ्लिक्टिंग, लॉ रेगुलेट्स सोशल इंटरेस्ट मींस समाज में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, सोशल इंटरेस्ट मींस समाज में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिलेगा, उसके साथ जो गलत हो रहा है उसको कंफ्लिक्ट, जो भी वो कह रहा है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए या मैं उसका कोई क्लेम है, अगर उसमें कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है तो वो न्याय कौन दिलवाएगा, लॉ दिलवाएगा। उसकी जो भी डिमांड्स है उसको न्याय कौन दिलवाएगा, लॉ दिलवाएगा। द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी विच इज एसेंशियल फंक्शन फॉर द स्टेट। यहाँ पे स्टेट, अच्छा ये जो शब्द है ना यहाँ पे स्टेट, ये वाला स्टेट, इस स्टेट का मतलब स्टेट नहीं है, ये नॉर्मल वाली स्टेट नहीं है, यहां पे स्टेट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। ये जो स्टेट वर्ड है ये आर्टिकल 12 सॉरी, ये जो स्टेट वर्ड है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। कहां से उठाया गया है, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। ठीक, अब आगे देखो, कह रहा सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी। कह रहा बंदे की जिम्मेवारी और प्रॉपर्टी की जिम्मेवारी किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में। विच इज एसेंशियल फंक्शन फॉर द स्टेट इज अचीव थ्रू एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ। कह रहा है किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, किसी बंदे के साथ, किसी की प्रॉपर्टी के साथ या कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो किसके थ्रू उसको न्याय मिलेगा, उसको सिक्योरिटी किसके थ्रू मिलेगी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ। मींस इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब है यहाँ पे ब्रांच ऑफ क्रिमिनल लॉ, ब्रांच कि मतलब क्रिमिनल लॉ के सहारे, क्रिमिनल लॉ के रास्ते के थ्रू आपको क्या मिलेगा, कि देखो ये ब्रांच का मतलब यहाँ पे क्या, इंडियन पिनल कोड। अच्छा,
क्रिमिनल लॉ खाली इंडियन पिनल कोड में डिफाइन है या बहुत बड़ा लॉ है? क्रिमिनल लॉ तो एक वाइड है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी आ रहा है, इंडियन पिनल कोड भी आ रहा है, और भी कई तरह के क्रिमिनल लॉ आते हैं, सबको जोड़ते हैं तो क्या बनता है? पूरा क्रिमिनल लॉ। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है इंडियन पिनल कोड। तो कह रहा है कि जो आपको न्याय दिलवाने का काम है तो वो स्टेट का है। स्टेट का मीन सरकार का है। आपको न्याय कौन दिलवाएगा? सरकार दिलवाएगी। और वो कैसे दिलवाएगी? थ्रू क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के थ्रू आपको न्याय दिलवाएगा। अच्छा, तुमने देखा है, तुमने देखा, तुम्हें पता है दो तरीके के क्राइम होते हैं। अभी तुम्हें बताता हूँ, दो तरीके के गुनाह होते हैं। कभी तुमने सुने हो, तुमने सुने होंगे, दो तरीके के लॉ होते हैं। तुम्हें अगर तुमने कभी सुने हो, पहले मैं उसको क्लियर करता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक होते हैं सिविल लॉ, एक होते हैं क्रिमिनल लॉ। एक होते हैं सिविल लॉ, एक होते हैं क्रिमिनल लॉ। अगर आपका मेन एम कंपनसेशन लेना है, डैमेजेस लेना है, किसी को पनिशमेंट दिलवाना नहीं है, तो वो सिविल लॉ है। अगर आपका मेन एम किसी को पनिशमेंट दिलवाना है तो वो क्रिमिनल लॉ है। एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर आपका मेन एम क्या है? डैमेजेस लेना, कंपनसेशन लेना, तो वो कौन सा लॉ है? सिविल लॉ। अगर आपका मेन एम टू पनिश समवन है, आपका मेन एम क्या है? किसी को पनिशमेंट दिलवाना, तो वो क्रिमिनल लॉ है। तो वो कौन सा लॉ है? क्रिमिनल लॉ है। तो इसका अच्छे से एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैं रोड से जा रहा था, किसी ने मेरी पीछे से गाड़ी की बैकलाइट पे टक्कर मारी और मेरी गाड़ी की बैकलाइट टूट गई। तो मैं अब गाड़ी से उतर के मैं उसको गालियां वालियां दे रहा हूं, तो मेरा मेन एम क्या है? उस बंदे को जेल में पहुंचवाना, या मेरा मेन एम ये है कि मेरे को मेरे जितना नुकसान हुआ उसके पैसे मिल जाए, मेरे को भी जितना नुकसान हो उसके पैसे मिल जाए। दैट इज सिविल लॉ, दैट इज सिविल लॉ। किसी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था 100 शर्ट सप्लाई के लिए कि वो मेरे को 100 शर्ट सप्लाई करेगा, मान लो उसने ड्यू डेट पे मेरे को 100 शर्ट सप्लाई नहीं करी, तो अब मैं क्या उसको जेल पहुंचवाना चाहता हूं, या मेरे को ये है कि उसकी वजह से मेरे को जो भी नुकसान हुआ उसके पैसे मिल जाए, जो भी नुकसान हुआ उसके पैसे मिल जाए। तो ये भी कौन सा लॉ है? सिविल लॉ है। ये भी कौन सा लॉ है? सिविल लॉ। तो जहां आपको जो नुकसान हुआ अगर आपको उसकी भरपाई चाहिए तो वो सिविल लॉ है। तो वो कौन सा लॉ है? सिविल लॉ है। एक मिनट रुको गाइस। तो अगर आपका मेन एम किसी के साथ डैमेजेस क्लेम करना है, सजा दिलवाना नहीं है, तुमने किसी से 100 शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करा, 100 शर्ट आपको नहीं भिजवाई उसने, तो आपका मेन एम ये नहीं कि उसको जेल भिजवाना है, जो नुकसान हुआ आप उसकी भरपाई चाहते हो, तो वो सिविल लॉ है। आपके मान लो किसी ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया, या आपके किसी ने आपके घर में किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, तो अब आप ये चाहोगे कि उससे कंपनसेशन मिल जाए, या ये चाहोगे कि इसको भी सजा मिलनी चाहिए जिसने हमारे साथ, हमारे घर के फैमिली मेंबर के साथ ये गलत करा है? आप सजा देने वाला चाहोगे उसको। तो ऐसे लॉ को हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। और जब भी किसी, एक चीज याद रखना, जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो सरकार ये मान के चलती है कि वो उस बंदे के साथ गलत नहीं हुआ, वो समाज के साथ गलत हुआ है, और सरकार उस चीज की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर नॉर्मल सिविल केस होता है ना, तो वो ऐसे होता है, मान लो अगर श्याम ने कुछ गलत करा है, श्याम ने राम के साथ कुछ गलत करा, अगर नॉर्मल सिविल केस है तो केस ऐसे होगा, राम वर्सेस श्याम। केस में ऐसे लिखा जाएगा राम वर्सेस श्याम, कि मतलब राम श्याम के ऊपर केस कर रहा है, राम श्याम के ऊपर क्या कर रहा है? केस। लेकिन अगर ये नॉर्मल सिविल केस होगा, अगर ये क्रिमिनल केस होगा, मान लो किसी के घर में मर्डर हो जाता है, मान लो किसी ए का मर्डर हो गया और किसी बी ने करा है ना, अब ए के फैमिली मेंबर बी के ऊपर केस करना चाहते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मान लो उस फैमिली मेंबर का नाम ए के, मान लो मिस्टर ए का मर्डर हो गया और मान लो मिस्टर बी ने मर्डर करा है, मिस्टर बी हैज कमिटेड मर्डर, मान लो इसने मर्डर करा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बी ने मर्डर करा है। मतलब जब केस फाइल होगा तो मतलब मर्डर तो बी नहीं करा है, जब केस फाइल होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मान लो ए का कोई फैमिली मेंबर है मिस्टर एक्स, ए का कोई फैमिली मेंबर है मिस्टर एक्स, अब वो केस करेगा किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो हम ये नहीं बोलेंगे मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर बी, हम बोलेंगे स्टेट वर्सेस मिस्टर बी। क्या बोलेंगे? स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पे क्या है? आर्टिकल 12 वाला स्टेट, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी सब आ गई। तो इसका हम ये मान के चलते हैं कि सरकार जिम्मेवारी ले रही है। इसका अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, क्रिमिनल क्राइम होता है, तो हम ये नहीं मानेंगे जिसके गलत हुआ तो उसके फैमिली मेंबर के साथ ही गलत हुआ, हम ये मानेंगे समाज के साथ गलत हुआ है। तो क्राइम के अंदर स्टेट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और अगर आपके पास अगर केस लड़ने को पैसा नहीं तो सरकार, आपको पता होगा, सरकारी लॉयर भी प्रोवाइड करती है। तो इसका स्टेट वर्सेस मिस्टर बी आएगा वहां पे। इसका नॉर्मल सिविल केसेस के अंदर तो पार्टी का नाम आता है सो एंड सो, जिसने कराया उस, मान लो अगर मैं किसी के ऊपर केस करा, मेरा नाम, सामने वाले का नाम। अगर क्रिमिनल केस होगा तो स्टेट वर्ड आएगा कि स्टेट केस कर रही है, स्टेट अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेती है कि भाई तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ, हम ये मानेंगे सरकार के साथ गलत हुआ, पूरे समाज के साथ गलत हुआ है, तो सरकार आपके ऊपर केस करेगी एक किस्म से।
तो हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं वहां पे। तो वो यही कह रहा है, क्राइम बीइंग अ रिलेटिव कंसेप्शन इज एन एक्ट डिफाइंड बाय अ स्टेट एज अ क्राइम। आ गई बात। तो कह रहा है डिफाइंड बाय स्टेट एज अ क्राइम। आगे अगर कोई क्राइम गलत होता है तो हम ये कहते हैं कि स्टेट उस क्राइम को डिफाइन करेगी, स्टेट हैंडल करेगी, स्टेट डिटरमाइन करेगी कि क्राइम है या नहीं है। कह रहा द कंसेप्ट ऑफ क्राइम चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी। आ गई बात। मैंने तुम्हें क्या बताया था, समय के हिसाब से भी क्राइम शब्द चेंज होता है और सोसाइटी के हिसाब से चेंज होता है। समय के हिसाब से एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हारे को, 2 एग्जांपल दिए थे कि कोई चीज हो सकता है कि पहले क्राइम नहीं थी लेकिन अब है। एग्जाम्पल स्पिटिंग है ना, या एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे को एग्जाम्पल दिया पॉलिथीन बैग्स वाला, वो पहले नहीं था लेकिन अब है, समय के हिसाब से चेंज हो गया। या उल्टा कर लो, कोई चीज पहले नहीं, मतलब पहले क्राइम थी लेकिन अब नहीं है। एग्जाम्पल लिव इन रिलेशन वाला एग्जाम्पल दिया। अच्छा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल दिया तो मैंने तुम्हारे को, मैंने टाइम टू टाइम था सोसाइटी वाला एग्जांपल मैंने क्या दिया कि हो सकता है कि आसपास के लोगों को दिक्कत है, उस चीज को वो क्राइम मानते हैं, वो जो एनिमल्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एनिमल्स का जो सेक्रीफाइस किया जाता है एनिमल्स का अलग अलग रिलीजन्स में, और दूसरे लोगों को बुरा लग रहा है दूसरे रिलीजन के, लेकिन हो सकता है सरकार की नजरों में वो गलत ना हो, है ना, क्योंकि सरकार उसे गलत नहीं मान रही, क्योंकि वो किसी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती। कह रहा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइम देयर इज नो फिक्स रूल। तो आगे बात कह रहा है कोई फिक्स रूल नहीं है क्राइम को पता लगाने के लिए। क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज। सीधी सी भाषा में जो लॉ कहता है कि क्राइम है तो क्राइम है। द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल ऑफेंस में और सिविल रॉन्ग में क्या फर्क होता है? क्रिमिनल और सिविल ऑफेंस में तुम्हारे को फर्क बता दिया कि कह रहा है क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर, फॉर्मर मींस क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में पूरी सोसाइटी के ऊपर नुकसान मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर क्राइम हो तो पूरे समाज के साथ गलत हुआ है। जैसे इसलिए मैंने बोला ना कि अगर कोई क्राइम होता तो हम स्टेट, जैसे तुमने देखा होगा पिक्चर थी वो जॉली वर्सेस एलएलबी, उसमें वहां पे पिक्चर का नाम था स्टेट वर्सेस ऐसे करके लिखा हुआ था, है ना, स्टेट वर्सेस जॉली कुछ करके, मतलब स्टेट वर्सेस कुछ अपोजिट पार्टी का नाम था। तो वो इसीलिए था कि स्टेट वर्ड क्यों आया, क्योंकि वहां पे सरकार अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो अगर किसी के घर में मर्डर होगा तो स्टेट आपके बिहाफ पे केस फाइल करेगी, ऑल्दो करोगे आप ही, मगर हम ये मानेंगे कि सरकार आपका सपोर्ट कर रही है, तो वहां पे नाम स्टेट का आएगा, स्टेट वर्सेस सो एंड सो। जो करता है उसका नाम पहले आता है, जिसपे किया जाता है उसका बाद में। तो अगर सिविल ऑफेंस होगा, मान लो मैंने किसी से शर्ट लेनी थी, मैं ए हूं, सामने वाला बी है, सामने वाला मेरे को शर्ट सप्लाई नहीं कर रहा, तो सिविल ऑफेंस है, तो केस ऐसे आएगा ए वर्सेस बी। लेकिन अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस है तो यहाँ पे स्टेट वर्सेस सो एंड सो, जिसने गलत काम करा उसका नाम आएगा। तो वो कह रहा है क्रिमिनल ऑफेंस में सिविल ऑफेंस में ये फर्क है। कह रहा है क्रिमिनल ऑफेंस में हम ये मानते हैं पूरी सोसाइटी का नुकसान हुआ है, ग्रेव नेचर का, पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। कह रहा है सिविल ऑफेंस में हम ये मानते हैं कि खाली इंडिविजुअल को खतरा है, सोसाइटी को खतरा नहीं है। आ गई ना बात। जब उसने मेरे को शर्ट सप्लाई नहीं करी तो उसमें खाली मेरा नुकसान है, समाज का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उस किसी बंदे ने मर्डर करा है तो खाली मेरे फैमिली के मेंबर का मर्डर नहीं करा, वो आज मेरे फैमिली के मेंबर का हुआ, कल को किसी और के फैमिली मेंबर का भी हो सकता है। तो वो क्राइम जो है वो पूरी समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए वो कह रहा है क्राइम पूरे सोसाइटी पे इंपैक्ट डालता है, लेकिन जो सिविल रॉन्ग है वो सोसाइटी पे इंपैक्ट नहीं डालता, वो इंडिविजुअल पे इंपैक्ट डालता है। तो इस तरह तुम्हारा एक चीज और क्लियर हो गई। तो जब क्रिमिनल लॉ होगा, ये जो सिविल लॉ होगा ये वो इंडिविजुअल पे फोकस करता है, एंड जो क्रिमिनल लॉ है वो सोसाइटी पे फोकस करता है, पूरे समाज पे। ठीक है जी। आगे कहता है इट इज बिलीव दैट सीरियस क्राइम थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्डरली सोसाइटी एंड देयरफॉर इफ सच अ क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द होल सोसाइटी। आगे बात कह रहा है माना जाता है कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर कोई सीरियस क्राइम हो जाए तो वो किसी एक बंदे के लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए खतरा है, तो इसलिए उसको ध्यान, इसलिए हम उसे क्राइम मानते हैं सीरियस नेचर पे। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट व्हाट इज क्रिमिनल, इलीगल और अनलॉफुल मे स्टिल बी अ सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। देखो आगे बात कह रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अनलॉफुल लग रही है, आपको क्रिमिनल लग रही है, ठीक है, आपको अनलॉफुल लग रही है, आपको इलीगल लग रही है, लेकिन स्टिल समाज में उसे एक्सेप्ट किया जाता है, स्टिल समाज में उसे एक्सेप्ट किया जाता है, समाज में उसे गलत नहीं माना जाता, समाज में उसे गलत नहीं माना जाता। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको गलत लग रही है लेकिन समाज में उसे गलत नहीं मानते। अच्छा एक बात बताओ, हम रेड लाइट तोड़ देते हैं, हमें गलत लग रहा है, मतलब वो चीज गलत है, वो क्राइम है एक, लेकिन उसे समाज में गलत नहीं मानते कि तुम रेड लाइट तोड़ते हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे को बहुत मारते हैं, तुमने रेड लाइट तोड़ दी। लेकिन अगर तुम किसी का मर्डर कराओगे या तुम किसी के घर में चोरी कराओगे, तुम्हारे पापा तुम्हारे को बहुत मारेंगे। इसका मतलब कुछ क्राइम तो ऐसे हैं जहां पे तुम्हारे को क्राइम, एक्चुअल में क्राइम समाज भी मानता है और वो एक्चुअल में भी क्राइम है, और कुछ क्राइम ऐसे हैं जिसको समाज क्राइम नहीं मानता लेकिन एक्चुअल में वो क्राइम है। जैसे आपने रेड लाइट तोड़ी तो उसे समाज नॉर्मल ले लेता है, हल्के में, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रेड लाइट तो तोड़ी है, चलान भर दी हो, तो वो एक्चुअल में क्राइम है लेकिन समाज उसे बहुत सीरियस नहीं लेता। तो कह रहा है क्राइम भी केस टू केस वेरी करते हैं, सोसाइटी किसी को मानती है किसी को, और कह रहा है इसका उल्टा भी हो जाता है। कुछ चीज ऐसी जिसको लॉ क्राइम मानता है लेकिन समाज नहीं मानता, और कुछ चीज ऐसी जिसको समाज मानता है लेकिन लॉ नहीं मानता। जैसे मैंने तुम्हारे को वो एनिमल सैक्रिफाइस वाला दिया, तो समाज बुरा मानता है, कुछ समाज में के कुछ लोग बुरा मानते हैं लेकिन उसे लॉ नहीं मानता।
और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समाज फर्क ही नहीं पड़ता कि चले गलत हो रहा तो होने दो, लेकिन एक्चुअल में वो लॉ के अकॉर्डिंग गलत है। तो कह रहा है केस टू केस वेरी करता है। कह रहा है इन इंडिया के अंदर, कह रहा है बड़ा ध्यान सुनना, कह रहा है पूरे इंडिया के अंदर यहां पे अगर आप देखो, कह रहा है क्राइम वर्ड और प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट, प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट। तो वो कह रहे हैं कि इन इंडिया द बेस ऑफ क्राइम एंड प्यूनिटिव प्रोविजन हैज बीन लेड इन इंडियन पिनल कोड। कह रहा है पूरे इंडिया में क्राइम के प्रोविजंस और पनिशमेंट के प्रोविजन कहां दिए गए, इंडियन पिनल कोड में। तुम्हें क्या बताया था, किसी भी चीज को गुनाह माना जाएगा नहीं माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा नहीं माना जाएगा, और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी वो सब आईपीसी में लिखी है ना। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि ऑल्दो क्राइम वर्ड कहीं पे भी इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, लिखा है ना, क्राइम हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड डिफाइंड बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द कोड। आ गई बात। मैं तुम्हें बात बताई थी कि पूरे इंडियन पिनल कोड में क्राइम वर्ड डिफाइन नहीं है, लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है सेक्शन 40 के अंदर कि कोई भी ऐसा अपराध जो इस एक्ट के अंदर फॉल करेगा, इस कोड में फॉल करेगा, तो वो ऑफेंस है, तो वो ऑफेंस है। तो कोई भी आपकी ऐसी हरकत जो इस कोड के अंदर फॉल करेगी वो ऑफेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 40 ये बोलता है कि ऑल्दो हम ऑफेंस नहीं मानते, हम क्राइम वर्ड को ना डिफाइन नहीं करा, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई भी आपकी ऐसी हरकत जो इस कोड में फॉल करेगी, सेक्शन 40 ये बोलता है, वो ऑफेंस है। इंडियन पिनल कोड इज अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन व्हिच वाज रिस्ट्रेन्ड एज द पिनल लॉ ऑफ द कंट्री। कॉलोनियल मींस जो पहले की बनी हुई है, आजादी से पहले की, और इसको पिनल इवन आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, कह रहा है वो पहले से चल रहा है और आज तक रिटेन किया जा रहा है, आज तक रिटेन किया जा रहा है। तो कॉलोनियल लॉ कौन से किनको बोलते हैं, जो पहले के बने हुए हैं, और वो कह रहा है आज तक रिटेन किया गया आजादी के बाद भी। तुम खुद सोचो ना, 1860 का लॉ है, इंडिया आजाद हुआ 1947 में, लेकिन आज तक चल रहा है। अच्छा, इस लाइन को ठीक कर लेना। कह रहा है इंडियन पिनल कोड वाज पास इन द 1860 बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। अब आगे वाली लाइन, इट अप्लाइज टू, यहां पे लिखा हुआ है इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब इसको इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर कर दो। पहले नहीं लगता था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन अब आपको पता है कि सरकार ने आर्टिकल 370 हटाई दिया है, अब तो इंडिया में आर्टिकल 370 है ही नहीं। तो इस वजह से पहले, क्योंकि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, इस वजह से हमारे इंडिया के बहुत सारे लॉ पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे, लेकिन अब इंडिया से आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से अबॉलिश कर दिया गया है, तो अब जो लॉ पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे वो अब लगेंगे। तो इसको ठीक कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ठीक करके लिख लो, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिखना इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर की जगह लिख दो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और आगे का पैराग्राफ ही काट दो। अब तो इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ, और इस वाले पैराग्राफ को काट दो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। आगे बढ़ो। कहता है इंडियन पिनल कोड इज अ सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्राइम्स। आ गई ना बात, मैंने तुम्हें बताया था सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं, जहां पे राइट और लाइबिलिटी बताई जाती है। इंडियन पिनल कोड तो बताता है आपका गुनाह क्या है, उसकी लाइबिलिटी कितनी है, वो सब इंडियन पिनल कोड बताता है। वो सजा दी किस तरीके से जाएगी, उसका प्रोसीजर कहां पे है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। कह रहा है डिफाइंस एन एक्ट व्हिच कंस्टिट्यूट ऑफेंस एंड लेज ऑन पनिशमेंट। आ गई बात, किस चीज को ऑफेंस माना जाएगा और उसकी कितनी सजा मिलेगी, वो आईपीसी में लिखी है। लेकिन इट लेज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, द प्रोसीजरल लॉ विच थ्रू विच आईपीसी इज इंप्लीमेंटेड इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आ गई बात। तो कह रहा है कि ऑफेंस किसको माना जाएगा, अपराध किसे माना जाएगा, और उसकी सजा कितनी मिलेगी, वो सब आईपीसी में लिखा है। वो सजा किस तरीके से देनी है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है। और कह रहा है आईपीसी के अंदर टोटल आईपीसी 23 चैप्टर में डिवाइड है, और इसके अंदर 511 सेक्शंस हैं, और कह रहा है उससे ज्यादा ही है, मोर देन 511 सेक्शंस है। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें कंपनी एक्ट की बात करूं तो कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन है, 470, और आपको पता है वो 29 चैप्टर में डिवाइड है, और ये आईपीसी 23 चैप्टर में डिवाइड है, इसमें 511 सेक्शंस हैं। और कह रहा है इसमें दो प्रोविजन है, एक है जनरल प्रोविजंस, एक है स्पेशल ऑफेंसेस। अब उनके बारे में पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है और स्पेशल ऑफेंसेस क्या भी उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है ज्यूरिस्डिक्शन, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। देखो देखो, ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा। ज्यूरिस्डिक्शन मींस क्या होता है, दायरा, कि इंडियन पिनल कोड कहां कहां लगेगा। तो देखो ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, दायरा। तो दो तरीके की ज्यूरिस्डिक्शन होती है, एक होती है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, एक होती है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, एंड एक होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। दोनों में फर्क क्या है समझ लो, दोनों में फर्क क्या समझ लो। अगर कोई क्राइम इंडिया में हो रहा है, क्राइम इंडिया में कमिट हो रहा है,
कमिट इंडिया में हो रहा है, बट कमिटेड बाय इंडियन और फॉरेनर, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। तो क्या है? इंट्रा टेरिटोरियल। अगर कोई बंदा इंडिया में आके क्राइम कर रहा है, इंडिया का बंदा है, इंडिया में ही क्राइम कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि उसने इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में क्राइम करा है। मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने किसी का पंजाब में मर्डर कर दिया, तो हम उसे बोलेंगे कि मैंने इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में क्राइम करा है। तो इंडिया का बंदा इंडिया में ही कोई क्राइम करता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इंडिया का बंदा इंडिया में कर रहा है, या कोई बाहर का बंदा है फॉरेन का लेकिन इंडिया में आके क्राइम कर रहा है, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब भी हम क्या बोलेंगे? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है कि क्राइम हो रहा है आउटसाइड इंडिया। क्राइम क्या हो रहा है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो क्राइम कहीं ना कहीं इंडिया के बंदे से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। क्राइम हो रहा है आउटसाइड इंडिया, क्राइम हो रहा है आउटसाइड इंडिया, किसी बाहर के बंदे ने क्राइम करा है, बाहर ही करा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। तो क्या हम उसको भी पकड़ सकते हैं? डेफिनेटली पकड़ सकते हैं। उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलते हैं? कि हम इंडिया के दायरे से बाहर जाकर उसको पकड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, मान लो कोई मिस्टर ए है, ये चाइना में रहता है, मान लो इसने इंडिया के सीबीआई का डाटा लीक कर लिया, डाटा हैक कर लिया, इसने इंडिया के सीबीआई का डाटा हैक कर लिया। तो इसने क्राइम बाहर बैठकर करा है, इस बंदे ने क्राइम बाहर बैठकर करा है, लेकिन वो क्राइम इंडिया से रिलेटेड है। तो अब हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, उधर की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके कि इस बंदे को पकड़वाया जाए। तो ऐसे जब हम उसे पकड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। हम इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे क्राइम को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा जब आप इंडिया की बाउंड्री से बाहर जाकर आप किसी बंदे को पकड़ते हो, अगर उसने ऐसा क्राइम करा जो इंडिया से रिलेटेड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अगर और उल्टा, अगर इंडिया में ही क्राइम कमिट हुआ है, करने वाला इंडियन था या फॉरेन था, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। समझ आ गया फर्क? अब इसको पढ़ेंगे। तो गाइस अब पढ़ते हैं, देखो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, वैसे मैंने बता दिया कि दो तरीके की ज्यूरिसडिक्शन होती है, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, है ना? ये आपने पढ़ ही लिया है। अब इसको बुक से पढ़ते हैं और जो जो कुछ नई नई बातें सुनने में आएंगी वो देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो क्या बोलता है ज्यूरिसडिक्शन का, क्या होता है? दायरा। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब है कि आपका जो क्राइम है वो इंडिया में होना जरूरी है, करने वाला कौन है, इंडियन फॉरेनर, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है कि वो आउटसाइड कंट्री हुआ है, क्राइम आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन उसको करने वाला इंडियन था या वो इंडिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। तो पढ़ो, द ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल मींस बाउंड्रीज, जिस हद में उसने काम करा है, और द सब्जेक्ट टू व्हिच अ लॉ अप्लाइज इज डिफाइंड एज अ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट लॉ। आगे बात, जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है कि किस हद तक ये लॉ लगेगा, उसे हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ऑर्डिनरी लॉज मेड बाय अ कंट्री आर एप्लीकेबल विद इन इट्स ओन बाउंड्री बिकॉज अ कंट्री कैन नॉट हैव अ लीगल मशीनरी टू एनफोर्स। लीगल मशीनरी का मतलब है कोर्ट्स एंड प्रोसीजर्स, कोर्ट्स ही समझो, कोर्ट टू एनफोर्स इट्स लॉ आउटसाइड इन द अदर सोवराइन कंट्री। सोवराइन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सोवराइन मींस इंडिपेंडेंट। तो वो ये कह रहा है कि जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है और जो सब्जेक्ट होता है जहां लॉ लगता है, कि वो बेसिकली उसी कह रहा है, नॉर्मली तो जो लॉ होता है वो उसी कंट्री में लगता है जिस कंट्री का वो है, आउटसाइड नहीं लगता। अदर सोवराइन कंट्री मतलब अदर इंडिपेंडेंट कंट्री, सारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड तो है नहीं, ज्यादातर सारी सोवराइन ही है। इवन तुम अगर देखोगे यूएसए, यूके, ये सब क्या सोवराइन कंट्रीज हैं, है ना, कि बाकी में नहीं लगता। लेकिन दस फॉर द मोस्ट ऑफ द लॉज द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ लॉ इज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। तो कह रहा है इसलिए क्योंकि ज्यादातर सारी कंट्री अपने आप में सोवराइन है, इंडिपेंडेंट है, तो एक कंट्री का लॉ दूसरी कंट्री पे नहीं लगता, सिर्फ उसी कंट्री पे लगता है। लेकिन कंट्रीज हाउएवर आल्सो मेक लॉज दैट अप्लाइज टू टेरिटरीज आउटसाइड देयर ओन कंट्री, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। आ गई बात? लेकिन कह रहा है कुछ कंट्रीज ऐसे लॉ बनाती हैं कि उनका लॉ बाहर के लोगों पे भी लगेगा या आउटसाइड द बाउंड्री भी लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। जैसे मैंने तुम्हारे को अभी बताया कि इंडियन पिनल कोड है, नॉर्मली ये इंडिया में जो लोग गलत काम करते हैं उन्हीं पे लगता है, लेकिन अगर कोई इंडियन बंदा बाहर जाके गलत क्राइम करेगा
या कोई बाहर का बंदा ऐसा क्राइम कर रहा है जो इंडिया से रिलेटेड है, जैसे एग्जांपल में तुम्हें बताया था कि बाहर का बंदा इंडिया के सीबीआई के कंप्यूटर सर्वर को हैक कर लेता है, तो वो बैठा बाहर है, बाहर का बंदा है, उसने क्राइम भी बाहर करा है, लेकिन स्टिल उस पर इंडिया का लॉ लगेगा। तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जाके लॉ काम कर रहा है। तो ऐसे में यही है ना, कह रहा है कंट्रीज कुछ ऐसी में जो ऐसे लॉ बनाती हैं जो आउटसाइड द कंट्री लग रहा है, देखा जाए तो बाहर के बंदे पे लग रहा है ना, और वो जब लगेगा तो हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ये कब होता है? जब क्राइम कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड होगा। देखो अगर बाहर का बंदा बाहर क्राइम कर रहा है और उसका इंडिया से कोई लेन देन नहीं है, तो इंडिया वाले उस पर एक्शन क्यों लेंगे? हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम एक्शन कब लेंगे? जब बाहर का बंदा कोई ऐसा क्राइम कर रहा है जो इंडिया को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है, या इंडिया का कोई बंदा बाहर जाकर क्राइम कर रहा है तो भी इंडिया को इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर हम उस पर एक्शन जब लेंगे तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। लेकिन अगर इंडिया में ही क्राइम हो रहा है और करने वाला बंदा भले इंडियन हो या फॉरनर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में आके क्राइम इंडिया के अंदर हो रहा है, तो फिर उस केस में हम इंट्रा टेरिटोरियल बोलते हैं। तो देखो, अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ईदर बिकॉज द क्राइम इज कमिटेड बाय एनी पर्सन, देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, crime is committed by any person, Indian or foreigner, within the Indian territory, or because the crime through committed outside India, the person committing the crime is liable to be tried for it under any Indian law. The former is known as intra-territorial jurisdiction, and the former means पहले वाला, and the later means बाद वाला is known as extra-territorial। देखो ये वाली बात, दो बातें हैं ना यहाँ पे। एक है कि अगर इंडियन टेरिटरी में हो रहा है तो ये इंट्रा-टेरिटोरियल हो गया, और एक ऐसा क्राइम है जो होता आउटसाइड इंडिया रहा है लेकिन इंडिया से रिलेटेड है, तो फिर वो कौन सा हो गया? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ये बाद वाला पॉइंट हो गया। तो ले देंगे सीधी सी भाषा में बात, यही दो ही कैटेगरी है। अगर क्राइम विद इन इंडिया हो रहा है, विद इन इंडिया हो रहा है, कमिटेड बाय, और उसको कमिट कौन कर रहा है? इंडियन और फॉरेनर। अगर क्राइम विद इन इंडिया हो रहा है और उसको कमिट किसने करा है? इंडियन ने या फॉरेनर ने, तो वो कौन सा क्राइम है? तो वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आएगा। किस में आएगा? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर आएगा। अगर कोई क्राइम ऐसा है जो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, और वो या तो कमिटेड बाय इंडियन है, करा इंडियन ने है, या और इट इज समवेयर इंपैक्टिंग इंडिया, या वो किसी तरीके से इंडिया को इंपैक्ट कर रहा है, सो उसके ऊपर जब एक्शन लिया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पेपर में आ जाता है कई बार डिफरेंस, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में फर्क बताओ। तो आपको फर्क समझ आ गया, आगे बढ़ो। अब इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होती है तुम्हारे को पता ही है, वैसे मैं इसको बुक से पढ़वा रहा हूं, जरा देखो। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहता है वेयर अ क्राइम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इज कमिटेड, कमिटेड कहां हो रहा है? विद इन इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने बोला ना इंडिया के अंदर होना जरूरी है इंट्रा टेरिटोरियल के लिए, हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, भी आगे पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर हो रहा है, द आईपीसी अप्लाइज, तो इंडियन पिनल कोड लगेगा, एंड द कोर्ट कैन ट्राई एंड पनिश इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन हु हैड कमिटेड द क्राइम इज इंडियन नेशनल और फॉरेनर। देखो आ गई बात, कह रहा है और दिस इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो ले देखिए भाई, कह रहा है कि अगर कोई क्राइम इंडिया के अंदर हो रहा है, करने वाला इंडियन था या फॉरेनर था, इररिस्पेक्टिव, उससे में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो इंडिया में हो रहा है तो वो इंडिया के अंदर कमिटेड अगर हो रहा है तो वो क्राइम माना जाएगा, इंडिया का क्राइम माना जाएगा, और उसे हम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में गिनेंगे। कर कौन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द सबमिशन ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज बाय वर्च्यू ऑफ क्राइम बीइंग कमिटेड विद इन द इंडियन टेरिटरी। क्योंकि कह रहा है सीधी सी भाषा में, क्योंकि क्राइम इंडियन टेरिटरी में कमिट हो रहा है तो सीधी सी भाषा सबमिट, तो उसका केस भी इंडिया में सबमिट होगा, इंडिया में ही चलेगा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि करने वाला कौन था। आगे सेक्शन 2 ऑफ द कोड, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 2 डील्स विद द इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, and the section declares the jurisdictional scope of the operation of the IPC to offenses committed within India। तो लेने के बात आ गई, कह रहा है इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 2 डील करता है, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 2 डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में, और वो ये कहता है कि क्राइम इंडिया में होना चाहिए, कर कौन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। The emphasis on every person makes it very clear that in terms of the considering the guilt for any act or omission, act means कुछ कर दिया, omission means कोई भूल हो गई, कि अगर कोई बंदा, कह रहा है सेक्शन 2
इंडियन पिनल कोड का बहुत क्लियर करता है कि अगर किसी बंदे ने कोई ऐसा काम करा या कोई ऐसी भूल करी है, तो कह रहा है अगर वो इंडिया में हो रही है, द लॉ शैल बी अप्लाइड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, रैंक, स्टेटस और प्रिविलेज। आ गई बात। कह रहा है अगर कोई बंदा इंडिया में गुनाह करता है तो उसको इंडिया में सजा मिलेगी, इससे फर्क नहीं पड़ता उसकी कास्ट क्या है, उसकी क्रीड क्या है, प्रजाति क्या है, नेशनैलिटी क्या है कि वो इंडिया का या फॉरेनर है, उसकी रैंक क्या है, वो बड़े ओहदे का बंदा है, छोटे ओहदे का, स्टेटस क्या है, उसको क्या प्रिविलेज मिल रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में क्राइम करा तो वो कैसा भी बंदा उसको सजा मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, मुकेश अंबानी किसी का मर्डर कर देगा, वो बड़ा इंसान है, और तुम किसी का मर्डर कर दोगे तो ऐसा थोड़ी है कि मुकेश अंबानी को सजा नहीं मिलेगी और तुम्हें सजा मिलेगी, दोनों को मिलेगी, है ना। वो अलग बात है कि इंडिया में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, पैसा दिखता है, लेकिन तुम पेपर में नहीं लिख के आओगे, है ना कहीं देखा जाता है कि जो बड़े अमीर आदमी होते हैं वो झूठ से बच जाते हैं। वो इसलिए नहीं बचते, देखो लॉ तो सबको सजा दे रहा है, वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनका वकील ये प्रूव करवा देता है कि वो गलत नहीं थे, कि वो गलत नहीं थे। अगर वो ये प्रूव हो जाए कि वो गलत थे तो सजा उनको भी मिलेगी, सजा उनको भी मिलेगी। लेकिन देखिए जो बंदा ये प्रूव हो जाएगा कि वो गलत है, सजा तो उसको मिलेगी। वो लोग इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनका वकील यही प्रूव करवा देता है कि वो गलत थे ही नहीं। तो अब लेते हैं कि अभी इंट्रा टेरिटोरियल के बारे में बात कर रहा है, तो देखो कह रहा था कोड अप्लाइज टू एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा टेरिटरी, वो कह रहा है विद इन द टेरिटरी एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 का मतलब ये है कि इंडिया की हद कहां तक होगी, मतलब इंडिया की टेरिटरी कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है, वो आर्टिकल 1 में डिफाइन की गई है। तो टेरिटरी कहां पे डिफाइन है, आर्टिकल 1 में, कि ये इंडिया की बाउंड्री है। तो कह रहा है जो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटरी कहां डिफाइन है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कह रहा है जो इंडिया की बाउंड्री है जो आर्टिकल 1 में बताई गई है, जो आर्टिकल 1 में बताई गई है, उस हद तक क्या होगा, ये एक्ट लगेगा, ये कोड लगेगा, और जो उस हद के अंदर अंदर क्राइम करेगा वो इंट्रा टेरिटोरियल कहलाएगा। या कह रहा है विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया मींस देखो एक होता है कि जमीन वाली हद, जैसे आप और मैं जमीन पे रहते हैं तो जमीन की एक हद है, एक समुद्र की भी हद होती है कि इस हद तक। अब देखो समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, एक समुद्र जो होता है, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वो तो बहुत बड़े हैं, तो समुद्र की भी एक हद होती है। तो उस वाटर्स की कितनी लिमिट होगी, कहां तक हमारा इंडिया, जैसे आप लोग कस्टम्स पढ़ते हो तो 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी के अंदर इंडिया की टेरिटरी की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया मानते हैं, फिर उससे आगे भी कुछ हद तक हम उसे इंडिया मानते हैं एक्सट्रैक्ट वगैरह करने के लिए, कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या कहते हैं पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। तो ले देखिए जो वाटर्स की लिमिट है वहां तक भी इंडिया है। और तीसरा कह रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट ईदर ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इन इंडिया। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है, अगर कोई बंदा शिप पे क्राइम कर रहा है, शिप के ऊपर क्राइम हुआ है, और वो शिप या तो ओन्ड बाय इंडियन था, ओन्ड बाय इंडियन मींस उसका मालिक इंडियन था, या वो ओन्ड बाय फॉरेनर था बट रजिस्टर्ड इन इंडिया था, वो शिप इंडिया में रजिस्टर्ड था, तो अगर इस शिप के ऊपर कोई क्राइम हो रहा है तो भी वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगा। किस में आएगा, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो इसको दो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो मैं इंडियन हूं, मेरा खुद का शिप है, इंडियन शिप है, मैं इसका मालिक इंडियन है, मतलब मेरा शिप है, मैं इंडियन हूं, मेरा शिप है, तो मालिक इंडियन है, तो अगर इसको ऑब्वियस ही बात है मैं रजिस्टर भी इंडिया में कराऊंगा। तो अगर इस शिप के ऊपर कोई क्राइम हो रहा है, इस शिप पे कोई क्राइम हो रहा है, भले ही वो क्राइम आउटसाइड इंडिया हो रहा हो, भले ही वो क्राइम आउटसाइड इंडिया हो रहा हो, लेकिन शिप इंडिया, देखो कि तीनों में ना और है, तीनों में और हो रहा है। या तो आप इंडिया की जमीन पे करो, ये टेरिटरी वाला पहला पॉइंट हो गया, या आप इंडिया की वाटर्स के अंदर करो, वाटर के अंदर क्राइम जो इंडिया की पानी की लिमिट बताई गई है, टेरिटोरियल लिमिट, वहां तक करो, या आप इंडिया के शिप पे करो। मतलब आप ऐसे शिप पे कर रहे हो क्राइम जो या तो शिप इंडिया में इंडिया के मालिकों का, उसके मालिक इंडियन है, या तो उसके मालिक इंडियन है, या उसके मालिक फॉरेनर है, लेकिन वो शिप रजिस्टर्ड इंडिया में करवा रखा है उन लोगों ने। तो अगर उस शिप पे क्राइम हो रहा है, भले ही वो क्राइम इंडिया में हो रहा हो या आउटसाइड इंडिया में हो रहा हो, लेकिन वो शिप इंडिया का है क्योंकि इंडायरेक्टली वो इंडिया से बिलोंग कर रहा है, तो वो इंट्रा टेरिटोरियल में आएगा, इंट्रा टेरिटोरियल में आएगा। तो ये चीज समझने वाली है। नॉर्मली तो क्योंकि हम समझते ही हैं कि जब क्राइम इंडिया के अंदर होगा तभी वो इंट्रा टेरिटोरियल कहलाएगा, अगर इंडिया से बाहर होगा तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहलाएगा, नॉर्मली हम ये समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसी एक्सेप्शन है जहां पे क्राइम हो सकता है आउटसाइड इंडिया हो सकता है इनसाइड इंडिया हो, लेकिन वो शिप अगर इंडिया का है या इंडिया के अंदर रजिस्टर है तो हम उसे इंट्रा टेरिटोरियल में गिनेंगे, इंट्रा टेरिटोरियल में ही गिनेंगे। ये बात हो गई। अच्छा ये पॉइंट, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या कहा गया था मैं तुम्हें समझाता हूं। ये केस एक मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। इस केस में क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूं।
इसमें कोई फॉरेनर आया इंडिया के अंदर, इंडिया में आया और उसने इंडिया में क्राइम कमिट करा, किसी फॉरेनर ने इंडिया में क्राइम कमिट करा इंडिया में आके, तो उस फॉरेनर को इंडिया, अभी तुमने पढ़ा कि अगर कोई इंडियन क्राइम करे या फॉरेनर करे, अगर वो इंडिया के अंदर क्राइम हो रहा है तो वो इंट्रा टेरिटोरियल में आएगा, भी आपने पढ़ा। तो किसी फॉरेनर ने इंडिया में आके क्राइम कमिट करा, तो जैसे ही उसको पुलिस ने अरेस्ट करा, जैसे ही पुलिस ने इस फॉरेनर को अरेस्ट करा, तो इसने बोला सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरी कंट्री में इस चीज को क्राइम माना नहीं जाता। मान लो अगर उसने कोई ऐसा क्राइम कमिट करा है, मान लो उसने कोई ऐसा क्राइम कमिट करा है जो उसकी कंट्री में, उस फॉरेनर की कंट्री में क्राइम नहीं है, बट इंडिया में वो क्राइम है, इंडिया के अंदर वो क्राइम है, तो उसको इंडिया में सजा मिलेगी, उसे इंडिया में सजा मिलेगी। कह रहा अगर कोई बंदा, इस केस में ये कहा गया था, इस केस में हुआ क्या था कि एक बंदा था, उसको फॉरेनर था, उसने कोई क्राइम करा, उसे अरेस्ट कर लिया गया, तो उसने बोला कि सर मेरे को तो छोड़ दिया जाए, कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि इंडिया में इस चीज को क्राइम मानते हैं। तो लॉ कहता है नहीं, तुम्हें पता लगाना चाहिए था, तुम इंडिया में रह रहे हो, कि अगर कोई ऐसा क्राइम है जो उसकी कंट्री में क्राइम नहीं है लेकिन इंडिया में उसे क्राइम मानते हैं, तो आपको उसकी सजा मिलेगी, आपको उसकी सजा मिलेगी। देखो, इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नॉट डिफेंस दैट द फॉरेनर डिड नॉट नो दैट ही वाज कमिटिंग अ रॉन्ग। कह रहा फॉरेनर ये नहीं बोल सकता डिफेंस के अंदर, देखो जब आप किसी फॉरेनर पे केस करोगे तो अपने डिफेंस में वो बातें रखेगा ना, तो उसे हम बोलते हैं डिफेंस। डिफेंस का मतलब कि अपनी बात रखेगा, और यहां पे ना डिफेंस की स्पेलिंग ठीक कर लो, डिफेंस की स्पेलिंग गलत है ये। रुको, डिफेंस की स्पेलिंग ठीक कर लो, एस वाला आएगा। It should be noted that it is not defense that the foreigner did not know that he was committing a wrong. The act itself not being an offense in his own country. कह रहा है ये कोई डिफेंस नहीं है कि वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी कंट्री में इस चीज को क्राइम नहीं मानते थे तो यहां भी क्राइम ना माना जाए, मेरे को छोड़ दिया जाए। In this regard, the Supreme Court in Mubarak Ali Ahmed versus State of Bombay held that it is obvious that for an Indian law to operate and be effective in the territory where it operates. तो कह रहा है इंडियन लॉ इंडिया में चलता है तो इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, the territory of India. It is not necessary that the law should either be published or be made known outside the country in order to bring foreigners under the ambit. Ambit का मतलब होता है स्कोप, ambit का मतलब होता है स्कोप। कह रहा है अगर कोई लॉ इंडिया में चल रहा है तो हम उसे इंडिया में पब्लिश करेंगे। अब हम बाहर थोड़ी पब्लिश करेंगे कि बाहर के लोगों को भी बताएंगे कि भाई इंडिया में कौन सा लॉ है, क्या लॉ नहीं है। हमारा इंडिया में जब आपको पता है लॉ बनता है तो वो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश होता है। मैंने तुम्हारे को बता ही रखा है कि इंडिया में कोई भी लॉ बनता है तो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश होता है। तो हमारा काम है इंडिया में लॉ बन रहा है तो हम इंडिया के लोगों को बता दें कि भाई इंडिया में ये लॉ बना है। हमारा ये काम थोड़ी है कि हम इंडिया के बाहर के लोगों को भी बताएं कि इंडिया में क्या लॉ बना है। तो कह रहा हमारा काम है इंडिया में पब्लिश करना, हमने पब्लिश कर दिया। हम बाहर के लोगों को थोड़ी पब्लिश करेंगे कि पब्लिश आउटसाइड द कंट्री, कि हम बाहर के लोगों को बताएंगे कि हमारा क्या लॉ है क्या नहीं, और फॉरेनर्स को भी उस दायरे में लेके आएंगे। कह रहा है इट वुड बी एपरेंट दैट, एपरेंट मींस क्लियर, एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, एपरेंट मींस क्लियर, that the test to find out effective publication would be publication in India, not outside India, so as to bring it to the notice everyone who intend to pass through India। आ गई बात। तो कह रहा ले दे कि इंडिया वालों का काम ये है कि जब भी कोई नया लॉ बने तो हम इंडिया में पब्लिश करें। हमारा ये लॉजिक नहीं कि हम बाहर पब्लिश करें, हम इंडिया में पब्लिश करेंगे और हम इंडिया में अपने लॉ को, कोई भी नया लॉ बनेगा तो हम पब्लिश कर देंगे। और हम ये मान के चलेंगे कि अगर कोई भी बंदा इंडिया में क्राइम कर रहा है, भले वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, उसको उस लॉ की समझ है। तो ये देखिए सीधी सी भाषा में बात ये है कि भाई, और तुमने पढ़ा भी सुना भी होगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप इंडिया में आके लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया का लॉ और आप ये बोल दो इग्नोर कर दो जी मेरे को तो पता ही नहीं था। आपने कंसेप्ट सुना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो देखो वो ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा इंडिया का है या फॉरेन का है और उसने इंडिया में क्राइम करा तो उसको सजा मिलेगी। वो फॉरेनर ये नहीं बोल सकता कि भाई ये तो मेरी कंट्री में क्राइम नहीं था तो मैं से यहां भी क्राइम नहीं मानूंगा, या मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी कंट्री में क्राइम है तो यहाँ पे मेरी कंट्री में क्राइम नहीं है और यहाँ पे क्राइम है क्योंकि हमारी कंट्री में तो ये चीज पब्लिश ही नहीं हुई। तो जज ने सीधा बोला कि भाई इंडिया का लॉ है तो वो इंडिया पब्लिश होगा, तुम्हारी कंट्री में पब्लिश नहीं होगा। और तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी कंट्री में पब्लिश नहीं हुआ तो तुम्हें जानकारी नहीं थी। तुमने अगर इंडिया में क्राइम करा है, हमने उसको इंडिया में पब्लिश किया हुआ था, तुम्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। तुमने इंडिया में क्राइम करा, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी और ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगा। अब आता है एग्जम्पशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जम्पशन फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अंडर ऑफ आईपीसी। एग्जम्पशन का मतलब क्या है कि इन केसेस के अंदर अगर आप इंडिया में क्राइम कर भी रहे हो
तब भी आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, तब भी आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। मतलब ये वो केसेस हैं जहां पे आप इंडिया में क्राइम कर भी रहे हो तब भी आपके अगेंस्ट इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। मतलब इनको मैं कह सकता हूं कि स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, स्पेशल प्रिविलेज दी गई है। क्या है ये चीज जरा देखते हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब क्या है? दैट इज इन दीज केसेस criminal proceedings will not be taken against the following persons। कि इन लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी, इन लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी। तो आर्टिकल 361 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट और इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसका मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट और आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि अगर इंडिया में प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ गलत कर भी देंगे तो जब तक वो इंडिया के प्रेसिडेंट या गवर्नर है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं होगा। तो बच्चा बोलता सर ये तो गलत है, ऐसे तो वो जो मन में आएगा वो करेंगे। बेटा ये इतने बड़े लोग हैं, इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि जो मन में करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना। तो ये ऐसा होता ही नहीं है कि गलत काम करें, और अगर इनको गलत करा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऊपर PIL लग जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लग जाएगी, और इनको हटाने की बात कर दी जाएगी कि इनको इनकी पोजीशन से हटा दिया जाए। तो ले देख, लेकिन समझने वाली चीज ये कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि इन तीन लोग इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के एग्जम्पशन का मतलब है कि इन तीन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। पहले कौन से लोग? जो इंडिया का प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, उसके ऊपर कभी भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहा है। जब तक ऑफिस होल्ड कर रहा है मतलब कोई बंदा पास्ट में एक प्रेसिडेंट था इंडिया का, अब नहीं है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल सकता है। अगर वो क्राइम कर रहा है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल सकता है। या कोई बंदा पास्ट में गवर्नर था इंडिया का, अब नहीं है, तो उसके ऊपर भी अगर वो कुछ गलत काम करता है उस पर क्रिमिनल केस चल सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा प्रेजेंट के अंदर इंडिया का प्रेसिडेंट है या गवर्नर है तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी। और नेक्स्ट बोलते हैं इन अकॉर्डेंस विद द वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉरेन सोवरेन। अच्छा, फॉरेन सोवरेन कौन होते हैं? जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, तो जो फॉरेन कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, किंग हैं, क्वीन हैं, प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स, किंग्स, क्वीन, जैसे लंदन के अंदर क्वीन है, एटसेट्रा, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, किंग्स, क्वींस, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी, आर एग्जम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन इंडिया। आगे बात, इन लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी, इन लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी। इसका जो इंडिया के प्रेसिडेंट गवर्नर है उन पे भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी। कोई बाहर के फॉरेन गवर्नर्स हैं या फॉरेन किंग्स हैं, क्वीन है, अगर उन्होंने इंडिया में कुछ गलत करा है तो उनके अगेंस्ट भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी। मतलब अगर उन्होंने कुछ गलत करा उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उनके अगेंस्ट आप PIL लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगे। उनके अगेंस्ट पहले नॉर्मली उनसे पूछताछ होगी और उनसे बहुत कह सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलने का मतलब होता है कि बहुत हार्श बिहेव किया जाता है। इन लोगों के साथ ना हार्श बिहेव नहीं होगा कि मारा जाएगा, तोड़ा जाएगा, इन लोगों को इनसे प्यार से पूछताछ की जाएगी कि तुम इतने बड़े लेवल पे तुमने ऐसा करा क्यों, लेकिन इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी जब तक ये। तो इसका लेते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट गवर्नर पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, फॉरेन प्रेसिडेंट गवर्नर पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, और इसके अलावा और किस पे नहीं होगी? द इम्यूनिटीज ऑल्सो enjoyed by the ambassadors of and diplomats of foreign countries। अच्छा, ambassadors और diplomats कौन होते हैं? Having official status in India। अच्छा, ambassadors and foreign diplomats कौन होते हैं? जो बाहर की foreign embassy के लोग होते हैं। ambassador में कौन आते हैं? ambassadors के अंदर कौन आते हैं? ambassador में आते हैं गवर्नमेंट के हाईएस्ट ऑफिशियल्स, जो हायर लेवल पे हैं, हायर ऑफिशियल्स पे जो हैं वो लोग एम्बेसडर्स में आते हैं। जो मतलब इसका मतलब जो लोग फॉरेन गवर्नमेंट के हायर लेवल के लोग हैं, अगर वो इंडिया में किसी रीजन की वजह से आए हुए हैं, जैसे आपको पता होगा इंडिया में रॉ है ना, जैसे इंडिया में CBI है, ऐसे बाहर की किसी कंट्री की अगर कोई एजेंसी है, बाहर की किसी कंट्री की कोई एजेंसी है,
इंडिया में जैसे सीबीआई से बाहर की किसी कंट्री की कोई एजेंसी है और उसके हायर लेवल के लोग इंडिया में आए हुए हैं किसी काम से और वो कुछ गलत करते हैं, या अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स है, फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं जो फॉरेन एम्बेसी के लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, अगर इन लोग भी कुछ गलत करते हैं तो इनको भी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। आपको पता होगा अगर तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह को या फॉरेन डिप्लोमेट्स को पकड़ना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। फॉरेन डिप्लोमेट्स को अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो बेसिकली तुम समझो कि ये वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट डायरेक्ट केस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अगेंस्ट केस नहीं होगा, इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये लोग गलत काम करेंगे तो इनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है ना। और इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी क्रिमिनल वाली, इनके अगेंस्ट लीनियंट बिहेव किया जाता है थोड़ा सा इनको रिस्पेक्ट देने के लिए। अदरवाइज एक्शन तो इनके अगेंस्ट भी होगा लेकिन थोड़ा सा लीनियंट वे में होगा। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटर टेरिटोरियल तुम्हारा हो गया पूरा फिनिश, है ना। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। और ये क्या होता है? वेयर अ क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने तो बताया ना, क्राइम इंडिया में नहीं हो रहा, अब आउटसाइड इंडिया हो रहा है। यहाँ पे आउटसाइड होता है या तो इंडियन नेशनल बाय इंडियन नेशनल, लेकिन करने वाला इंडियन है। सच अ पर्सन में बी ट्राइड एंड पनिश्ड बाय इंडियन कोर्ट, तो उसको इंडिया में सजा मिल सकती है। तो लेते के बाद समझ आ गई। मैं तो बताता इंटर टेरिटोरियल में क्या होता है कि क्राइम इंडिया में होना जरूरी है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में क्राइम आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन करने वाला इंडियन है, तो उसे इंडिया में सजा मिलेगी। या अभी आगे पढ़ोगे सेक्शन 4 में इसको और बढ़ाया गया, जहां पे ये बताया गया कि क्राइम हो सकता है कि इंडियन ना कर रहा हो, फॉरेनर कर रहा हो, लेकिन वो इंडिया को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है, तो भी उसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में ले लेंगे। तो देखो दो बातें मैं बताई थी मैंने तुम्हारे को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में, या तो क्राइम आउटसाइड इंडिया हो रहा है या उसे करने वाला इंडियन है, या क्राइम आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है लेकिन उसको करने वाला इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया को इंपैक्ट कर रहा है, तो भी वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आएगा। तो ले देखिए सीधी सी भाषा बात, अगर क्राइम इंडिया में हो रहा है, करने वाला इंडियन और फॉरेनर हो, तो वो इंटर टेरिटोरियल में आएगा। क्राइम आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन उसको करने वाला इंडियन है या वो कहीं ना कहीं इंडिया को इंपैक्ट कर रहा है, तो भी वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आएगा। ठीक है, तो ये पहला तो ये हो गया कि क्राइम आउटसाइड हो रहा है लेकिन करने वाला इंडियन है। सेक्शन 3 में ये बताया गया कि कोई भी बंदा अगर ऐसा क्राइम करता है जो बियॉन्ड इंडिया है, लेकिन वो अगर इंडियन लॉ में पनिशेबल है क्योंकि उसने ऐसी हरकत करी, तो उसे इंडिया में सजा मिलेगी। सेक्शन 4 ये बोलता है कि एट द सेम टाइम क्लैरिफाइंग द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल अप्लाई फर्स्ट इन द केस ऑफ इंडियंस। कह रहा नॉर्मली तो ये इंडिया पे लगता है। सेक्शन 3 ये बोलता है, सेक्शन 4 ने सेक्शन 3 को एक्सपेंड करा और उसने बोला कि नॉर्मली तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है कि जब वो इंडियंस पे लगेगा। इंडियंस मींस कि वो बंदे इंडिया के थे लेकिन क्राइम उन्होंने आउटसाइड इंडिया करा है, लेकिन फॉर एनी कमेंस आउटसाइड इंडिया बियॉन्ड इंडिया एंड इन सेकंड केस इन एनी पर्सन। अच्छा यहां वर्ड क्या है? इंडियन। यहां पे वर्ड है एनी पर्सन, तो एनी पर्सन में इंडियन भी आ गए, फॉरेनर भी आ गए, दोनों आ गए, इंडियन भी आ गए और फॉरेनर भी आ गए। यहां पे वर्ड है एनी पर्सन। इन एनी प्लेस, कोई एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मगर वो इंडिया के बाहर है, फॉर टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, लेकिन वो इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है। जैसे मैंने तो बताया था कि सीबीआई के सर्वर को हैक कर लिया, जैसे तुम्हें मैंने एग्जांपल देके बताया था कि सीबीआई के सर्वर को हैक कर लिया, तो ऐसे केस में भी इसे भी हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मानेंगे। इसे हम क्या मानेंगे? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मानेंगे। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में दो बातें हो गई, मैं सम अप कर रहा हूं फटाफट। इंट्रा टेरिटोरियल मींस क्राइम इंडिया में हो रहा है, करने वाला इंडियन है, फॉरेनर, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मींस या तो क्राइम इंडिया में हो रहा है, नहीं सॉरी, या तो क्राइम आउटसाइड इंडिया हो रहा है, करने वाला इंडियन था, या क्राइम आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है लेकिन करने वाला इंडियन नहीं था, आउटसाइडर ही था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया को इंपैक्ट कर रहा था। एग्जांपल है कंप्यूटर रिसोर्स वाला, तो भी उसे इंडिया में सजा मिलेगी, उसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में ले लेंगे। बस यही इस पैराग्राफ में बताया गया। तो इंटर टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में क्या फर्क होता है तुम्हारे को मैंने बता दिया। तो ले दे के सम अप था। इसी के साथ तुम्हारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से अगली क्लास से करेंगे। ठीक है, आई होप आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।